चलो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो गए, सपोज ये चार्ज एक है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, मान लीजिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। अब Q1 और Q2 के दरमियान एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के माने ये है कि या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, ठीक है। अगर सेम चार्ज हो गए तो क्या हो जाएगा सर, रिपल्शन होगी। अगर अनलाइक चार्ज हो गए मींस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, उसका हमने नाम दिया था फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये इस पे करेगा, दैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। आई एज्यूम कि Q1 और Q2 दोनों आपके पास सेम नेचर के है, ठीक है ना, तभी तो रिपल्शन होगी। ये इस पे रिपल्शन इस डायरेक्शन में करेगा, ये इस पे रिपल्शन इस डायरेक्शन में करेगा। और हमने देखा कि ये जो फोर्स है, चाहे फर्स्ट ऑन सेकंड या सेकंड का किस पे सर, फर्स्ट पे, ठीक है ना। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, दोनों का वैल्यू सेम था। और कितना आया था सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और हमने देखा था फिर जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो है 9 × 10⁹, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये सारा किस में है सर, SI सिस्टम में, SI सिस्टम में, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, स्मॉल k हमने डिनोट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमने ये भी बोला था कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है सर, 8.854 × 10⁻⁻12। और इसका यूनिट है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे, अच्छा इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट है। और इसका उल्टा आ जाएगा इस वाले का यूनिट, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। ये तो हमारे पास है किस में, अगर आप देखोगे ये फोर्स इन स्केलर फॉर्म में, ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं लिया। मान लीजिए यही दो चार्जेस आपके पास है इन स्पेस, स्पेस के माने है यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके पास 3 एक्सिस है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स ये वाई और ये वाली जेड एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए आपके पास चार्जेस यहाँ पे है, वन इज Q1, अनदर वन इट इज Q2। सो इसका पुशन वेक्टर होगा, पुशन वेक्टर वो वेक्टर आपने पढ़ोगे 11th क्लास में, ये वो वाला वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की क्या देता है, पोजीशन। इसका भी कुछ पुशन वेक्टर होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसके पुशन वेक्टर का मैं नाम दूंगा, इसके पुशन वेक्टर का हम नाम देंगे लेट सपोज R1, इसके पुशन का नाम देंगे R2, ठीक है। अब दो चार्जेस हमारे पास, इनका नाम भी देंगे। मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज है सर क्या, Q2। अब मैंने इनको स्पेस में रखा, स्पेस के माने यहाँ पे 3D में रखा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे देखना है कि इन पे फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स तो होगा ही, इसका फोर्स इसकी वजह से, इस पे फोर्स इसकी वजह से, ठीक है, आपस में करें। अगर सेम चार्ज तो रिपल होगा, ठीक है। अब आप बता दोगे सीधी सी, ये इस पे करेगा इस डायरेक्शन में सर, आप लिखोगे उस फोर्स को क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब मैं वेक्टोरियली लिखूंगा, ठीक है। इस तरह ये इस पे करेगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, आप इस डायरेक्शन में लिखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसका वेक्टर है ये R1, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। अब यहां से यहां तक एक वेक्टर आएगा जिसको आप क्या कहते हो सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। मान लीजिए वो वेक्टर आपके पास जनरली है R, क्या है सर, अब आपने पढ़ा है क्लास 11th में पढ़ा है वेक्टर्स में, ये वेक्टर मान लीजिए ये पोजीशन A पे है, ये B पे है, ये A पे था, ये B पे था। आपने पढ़ा है OA वेक्टर प्लस सर AB वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना, इट इज इक्वल टू OB वेक्टर, है ना, ये पढ़ा होगा ना। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर आएगा थर्ड साइड के बराबर, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। सो हमारे पास OA वेक्टर किसके बराबर है सर, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्या रखा मैंने सर, R वेक्टर, OB वेक्टर कितना है सर, R2 वेक्टर, ठीक है ना। सो R वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा, इट विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस वेक्टर को हम कहते हैं, आपको मालूम है, इस वाले वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना सर। इस वाले वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हमें जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। नाउ बता दो, आपने पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मान लीजिए जनरल कोई वेक्टर है एफ वेक्टर, ये किसके बराबर हम लिखते हैं, आपको पता होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर है ना, पढ़ा होगा। कोई भी वेक्टर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर था, ये आपके पास कोई भी वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन प्रोवाइड कर लेगा, है कि नहीं सर, यही होगा ना। अब मुझे बता दो, अब Q1 से Q2 तक ध्यान रखो, Q1 से लेकर Q2 तक इस डायरेक्शन में होगा ना एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, तो उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर Q1 से Q2 तक, मैं लिखूंगा R12 कैप, कैप से हम डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर। अब R12 कैप कौन सा यूनिट वेक्टर है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। अच्छा, इसी तरह Q2 से लेकर Q1 की डायरेक्शन में भी होगा, उसको क्या लिखेंगे R21 कैप, ठीक है, बात आई समझ। Q1 से Q2 तक इस डायरेक्शन में R12 कैप और Q2 से Q1 की डायरेक्शन में क्या लिखेंगे R21 कैप लिखेंगे, ठीक है, आई बात। अब मुझे बता, नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हम यूज कर लेंगे। अब मुझे बता दो आप, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, कौन सा फोर्स होगा वो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में, क्या लिखोगे सर, ये तो मालूम है, ये होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस इनके दरमियान है, ठीक है, ये R स्क्वायर, आई बात मेरे समझ, ठीक है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए। अब यहां पे जो डिस्टेंस है, अब यहां पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक, R2 Q2 से लेकर Q1 तक, इसको मैं ऐसे लिखूं R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फर्क पड़ेगी कुछ नहीं। व्हाट इज R21, R21 इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम कहां से कहां तक, Q2 से Q1 तक, उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा A से लेकर B तक, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट है ना, यहां से ये डायरेक्शन, इस में से ये डायरेक्शन, तो हमेशा यही होगा कि R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और वो R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर मान लीजिए वो R के बराबर है ना। ये आपके पास है R डिस्टेंस। अब मैं लिख सकता हूं ना Q1 से लेकर Q तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, या Q2 से Q1 तक उसका मैग्नीट्यूड, या R वेक्टर जो था उसका मैग्नीट्यूड, वो मैंने लिखा R, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, F12 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, और किस पे फोर्स हो रहा है, Q1 पे ड्यू टू Q2, तो इस डायरेक्शन में मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब डायरेक्शन कौन देगा इस डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर देगा ना, तो क्या लिखोगे इसको R21 कैप, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी वेक्टर हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये था, आपने पढ़ा ना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कौन है, R21 क्या है ना, आई बात समझ। अच्छा मुझे बता दो, ये तो आपके पास ये आ गया, अब मुझे बता दो इसको ऐसा थोड़ा लिख सकते हैं ना, ये F21 कैप सिमिलरली किसके बराबर आएगा, जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे 1/4 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R1 से Q1 से Q2 तक, आप लिखोगे R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में, R12 कैप आएगा ना, आएगा ना इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 कैप, ठीक, उस डायरेक्शन में R21 कैप, इस डायरेक्शन में R12 कैप, ये हमारे पास है F12 वेक्टर और ये हमारे पास F21 वेक्टर हमारे पास, ठीक। अब मुझे बता दो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी, 1 यूनिट, डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर ये यूनिट वेक्टर फोर्स के लिए है तो इट मींस 1 न्यूटन, अगर ये आपके ऐसा ही सिस्टम है, अगर आपके पास यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है इट मींस 1 मीटर, अगर ये रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है वेलोसिटी को, तो आप बताओगे 1 मीटर पर सेकंड
ठीक है ना, या एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जनरल में मैंने लिखा r12 या r21 कैप, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, सेम होगा ना सर, ये तो मालूम है ये 1 के बराबर होगा। बट अगर आप देखोगे इनकी डायरेक्शन यहां पे क्या है, अपोजिट है ना सर, है ना सर, यही है ना अपोजिट। देखो r21 वेक्टर जो है ना हमारे पास यूनिट वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में, r21 इस डायरेक्शन में, r12 इस डायरेक्शन, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है बट मैग्नीट्यूड में सेम है। नाउ मुझे बता दो जो आपने अभी लिखा, क्या चीज आपने ये चीज लिखी, ये f12 वेक्टर, देखो क्या लिखेंगे, f12 वेक्टर, f12 वेक्टर इट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, शाबाश, क्या लिखा यहां पे आपने लिखा r21 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आपने यहां पे लिखा r21 कैप था ना, आप देखो r21 वेक्टर कैप है ना, यूनिट वेक्टर का कैप, r21 कैप है ना, r21 कैप, इसके बदले लिखूं मैं नेगेटिव टाइम्स r, ये है ना r21 नेगेटिव, यहां पे क्या लिखा मैंने, गलत लिखा, r21 r12, ठीक है। सो ये दोनों अपोजिट है, मैं लिखूं यहां पे था हमारे पास r21 कैप, r21 कैप के बदले लिखूं माइनस टाइम्स r12 कैप लिखूं, फर्क मत पड़ेगा क्योंकि मैंने साइन भी यूज किया। अच्छा, इसको ऐसे भी फर्दर लिख सकते हैं ना, f12 वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। अच्छा अभी देखा ना, चाहे r21 मैग्नीट्यूड लिखो या r12 मैग्नीट्यूड में क्या है सर, सेम, r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टाइम्स r12 कैप, है ना सर। अभी देखा ना आपने ये सर, ये चीज किसके बराबर है, आपने अभी देखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, r12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, r12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू r12 कैप, ये किसके बराबर, f21 है ना सर। तो लिखूं मैं यहाँ पे, ये नेगेटिव टाइम्स आएगा f21 है ना सर। तो क्या पता चला, पता ये चला कि the two forces are acting on each other which are equal in magnitude but opposite in direction. It means these Coulombic forces are Newtonian in nature. Newtonian in nature. What is Newton's third law? For every action there is equal and opposite reaction. यहाँ पे भी वही लग रहा है ना कि F12 वेक्टर जो है F21 वेक्टर के अपोजिट, मतलब जितना ये इस पे फोर्स कर रहा है उतना ही ये भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि हमेशा कूलम्स लॉ जो हमारे पास है ना, जब भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो पॉइंट चार्ज के दरमियान होगा हमेशा ये न्यूटोनियन इन नेचर होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन में ये क्या होगा सर, अपोजिट होगा, ठीक है। आई बस हम इतना ही आपके पास अगर बोला जाएगा न्यूटन्स लॉ, सॉरी ना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आप ये चीज लिख सकते हो। अब थोड़ा सा इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, देखो इस चीज को आपके लिए थोड़ा सा देखिए, देखो अभी हमने देखा F12 वेक्टर किसके बराबर आया हमारे पास, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू r21 कैप, है ना सर। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, क्या सर, ये चीज पढ़ी होगी कि कोई भी वेक्टर, अभी मैंने बता दिया था आपको, कोई भी वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये होगा बराबर मैग्नीट्यूड पार्ट और डायरेक्शन पार्ट, एन कैप लिखो कुछ भी लिखो, तो कोई भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं बराबर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, है ना। कोई भी यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब यहाँ ये यूनिट वेक्टर क्या लिखे, ये वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो लिख सकते हैं F12 ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, अच्छा ये आएगा r21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखे, r21 वेक्टर बाय r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे सर, फर्क मत पड़ेगा क्योंकि मैंने ये यूनिट वेक्टर लिखा एज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो,
अब इसको ऐसे मैं लिखूं F12 वेक्टर, इसको ऐसे लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। शाबाश। अब देखो ये R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R21 मैग्नीट्यूड पावर 1 टोटल क्या आएगा R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब, है ना सर। और यहां पे आएगा वेक्टर मगर R21, है ना सर। ध्यान रखो जब यहां यूनिट वेक्टर होगा यहां मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब यहां वेक्टर होगा यहां मैग्नीट्यूड का क्यूब आएगा, ये चीज याद रख लेना। तो या तुम कूलम्स लॉ क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये ध्यान रखो कि अगर आपके पास डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करोगे तो नीचे मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा सर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर होगा यहाँ मैग्नीट्यूड का क्या आएगा सर क्यूब, क्योंकि कन्वर्जन के बाद आपने यही चीज लिखी यहाँ पे। ठीक है, ये बात है समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा ध्यान रखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या बता दिया। स्टार्टिंग में देखो कोई भी वेक्टर, अब ये देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, अभी मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं आपके लिए। देखिए मान लीजिए आपके पास अगर ये वेक्टर R1 है, अगर ये वेक्टर R1 है, ठीक है, ये वेक्टर R2 है। अब ये क्या होगा R12 वेक्टर होगा ना सर, उल्टी डायरेक्शन में R21 वेक्टर। अगर आपने ये रखा है Q1 और ये रखा है सर Q2, है ना। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर आपको मालूम है ये प्लस ये आएगा इसके बराबर, है ना, ये प्लस ये, क्योंकि आपको मालूम है ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर अपोजिट में ऐसे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इसके बराबर, है ना। तो ये किसके बराबर, ये माइनस ये आएगा ना। तो आपको मालूम है कि R12 वेक्टर आएगा R2 वेक्टर माइनस, मतलब ये ना R12, ये आएगा R2 माइनस R1। अगर R21 होता तो R1 माइनस R2, ये आता ना। अब ध्यान रखो इधर ये F12 वेक्टर जो है ना ये किसके बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन, अब ध्यान रखो ये ना R21 ये R12 था R2 माइनस R1, तो R21 क्या होगा R1 माइनस R2 होगा ना, सिंपल, शाबाश। अब यहां पे भी क्या लिखे R1 माइनस R, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब और यहां वेक्टर है ना सर। इन दिस वे यू कैन राइट इन डिफरेंट फॉर्म्स द कूलम्स लॉ ऑफ डिफरेंट फॉर्म में यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, बात आई समझ, किसी को और समझाना, कोई गड़बड़, ठीक। ये 11th क्लास का अगर आपको वेक्टर आता है तो इजीली ये चीजें कर सकते हो। हमने जस्ट खेला यहाँ पे वेक्टर के साथ, क्योंकि आगे जाके आप बहुत वेक्टर यूज करना। बोर्ड में अगर आपके पास पूछा जाएगा सवाल स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कैसे एक्सप्लेन को पहले वही लिखोगे जो परसों अंदर लिखे थे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फाइनली ये एक्सप्रेशन है इन वेक्टर फॉर्म, कंसीडर दिस, लिखोगे ये सारी चीजें और अल्टीमेटली यहां तक जो मैंने बता दिया। ठीक है, फिर ये आपके पास फर्दर अगर किसी को टाइम है लिखने के लिए वो लिख सकता है, अगर नहीं आएगा लिखना तो छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर गलती होगी कहीं पे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बेटर वे में यहां तक लिखना है। ठीक है, ये बात है समझ। ये था हमारे पास कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, और यहां पे हमने डिफरेंट चीजों को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये आई समझ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस पे प्रॉब्लम्स भी हमने की थी, ठीक है ना, परसों की थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने आगे जाके सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है इसमें, दैट इज वी कॉल एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपने पढ़ा होगा कहां पे, जरा बता दो, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ये पढ़ा है आपने, बताओ कहां पे। इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है, मतलब कहां पे, नहीं याद, नहीं मालूम, मालूम नहीं मेरे को, हाँ 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेव्स में, ऑसिलेशन एंड वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है,
इस तरह यहाँ पे आपके पास सुपर सेम मतलब तरीका सेम है कहने का। अब यहाँ चार्जेस पे अप्लाई है, फोर्सेस पे अप्लाई है, वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट या फोर्स किसी न किसी चीज के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल है, ये कहता है, देखिए इससे पहले हमने सीखा था कि दो पॉइंट चार्ज के दरमियान, दो पॉइंट चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, सीखा ना सर वो कितना है? हाँ हमने तो अभी कैलकुलेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट if there is a point charge, there are number of charges surrounding it, मतलब अख चार्ज मैं तो बुझुस तो सही रिश्यू में पर फोर्स कराएं अप्लाई। सो नेट फोर्स कितना होगा मुझ पे, नेट फोर्स में मुझ पे कितना होगा आप बाकी चार्ज की वजह से, अगर मैं आपकी विसिनिटी में हूं, क्योंकि एवरी चार्ज विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है एक, ठीक है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे और एक चार्ज है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसी तरह यहाँ पे कोई चार्ज है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरह अप टू सो ऑन बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे। मान लीजिए इस चार्ज को हम रखेंगे, ये वाला चार्ज जो है इसका हम नाम रखेंगे Q0, ठीक है। ये मान लीजिए Q1, ये मान लीजिए Q2, ये मान लीजिए Q3 और मान लीजिए Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स भी हो गए ना सर, इनके पोजीशन वेक्टर, सब इसका पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे R1 वेक्टर, है ना सर। अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे सर R2 वेक्टर, ठीक है, R2 वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे सर R0 वेक्टर, ठीक है। इस तरह इसका पोजीशन वेक्टर क्या रखेंगे सर R3 वेक्टर, और इस तरह अप टू सो ऑन इसका क्या रखेंगे सर Rn वेक्टर, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखो, ध्यान ये है अब मुझे बता ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा? हाँ करेगा ना सर, इस डायरेक्शन में। ये इस पे करेगा? हाँ ये भी करेगा इस डायरेक्शन में। ये इस पे करेगा? हाँ ये भी करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। अब मैं इनके थोड़े से नाम लिखूं, थोड़े से नाम लिखूं इनके। ये होगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फर्स्ट, है ना सर। ये वाला होगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकेंड, ये वाला होगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू थर्ड, इस तरह टू सो ऑन ये वाला भी करेगा। आई बात मेरी समझ, कोई कंफ्यूजन? अब ये क्या था कि अगर आपको नेट फोर्स देखना है किसी भी चार्ज पे ड्यू टू अदर चार्ज विचार इन दिस, मतलब जो भी चार्ज आपके पास है इस पर्टिकुलर चार्ज जिसको सराउंड कर रहा है, ये पर्टिकुलर चार्ज इनकी विसिनिटी में, द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज, ये किसके बराबर? इट्स इक्वल टू वेक्टर सम, it's equal to vector sum of all the forces experienced by that particular point charge। मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स कितना होगा Q0 पे ड्यू टू सेकेंड, और फोर्स कितना होगा Q0 ड्यू टू थर्ड, प्लस टू सो ऑन, प्लस फोर्स कितना होगा Q0 ड्यू टू nth चार्ज, ठीक है ना। तो सिंपल है, ये आपके पास स्टेटमेंट ऐसा होगा, द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज सराउंडिंग इट, it's equal to the vector sum of all the forces exerted on that particular charge due to other individual charges। कशर पैटर्न कि अगर यह पॉइंट चार्जेस पर वो फोर्स कूता छ बाकी चार्जेस की वजह से सो गो तिम कूता फोर्स अप्लाई करा मगर वेक्टोरियली ऐड, क्योंकि वेक्टर्स को आप फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कैसे ऐड करना है वेक्टोरियली, आप स्केलरली इसको ऐड नहीं, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट आपके पास है, ठीक है। अब देखो मैं लिखूं यहाँ पे फोर्स ऑन Q0 कितना होगा, अब मुझे बता दो, ध्यान रखो, व्हाट इज F01 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 अपॉन इनके दरमियान डिस्टेंस, है ना। अब मुझे बताओ, ध्यान रखना, Q0 ड्यू टू Q1 की वजह से Q0 पे Q1 इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होगा R10, है ना। सो मैं लिखूंगा सर R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R10 कैप लिखूं, फर्क मत पड़ेगा। आप R01 लिखो, ध्यान रखो, आप यहाँ पे R01 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखो, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, है ना सर। R01 कैप आएगा, R01 कैप आएगा इस डायरेक्शन में, R10 आएगा इस डायरेक्शन में, हमें फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हमें R01 कैप लेना है। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। अच्छा बता दो, ये सेकंड की वजह से क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, शाबाश।
Q1 अपॉन क्या लिखो Q0 Q2 सॉरी क्या लिखोगे R20 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R20 कैप है ना सर प्लस टू सोन लास्ट में क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn0 इंटू Rn0 कैप ये लिखोगे ना है ना स्क्वायर सॉरी चलिए ठीक अब ध्यान रखो अब यहां पे बता दो ये F नॉट टोटल फोर्स कितना है Q नॉट और 4 पाई एप्स नॉट क्या निकलेगा सर कॉमन निकलेगा ना सर निकलेगा सर हाँ अब देखो क्या बचा अब हमारे पास ये चीज बची समेशन करना है समेशन का मतलब ऐड करना है किन चीजों का देखो यहां पे क्या बचा देखो Q नॉट तो बाहर निकला 4 पाई एप्स नॉट भी बाहर निकला अब क्या बचा यहाँ Q1 फिर Q2 फिर Q3 मैं लिखूं जनरल में QI लिखूं सर I होगा 1 या तो 2 या तो 3 या तो n तक शाबाश अब नीचे देखो ध्यान रखो नीचे है R10 R20 R30 जनरल लिखो RI0 है ना शाबाश अब देखो R1 नॉट कैप R2 नॉट कैप तो RI नॉट कैप अब ये I कहां से कहां तक है सर I वेरी होगा I रन्स फ्रॉम नहीं 1 to n क्योंकि आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे है ठीक है सो ये आपके पास आएगा सर क्या नेट फोर्स किस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस विच आर सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर चार्ज ठीक है ना सिंपल वेक्टर सम आपको करना फिर इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हो कैसे R10 कैप को R10 वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हो ना इसको ऐसे लिख सकते हो आप सर ये आ जाएगा बराबर अगर थोड़ा और लिखना है आप लिख सकते हो सर ये आएगा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर क्या लिखोगे यहाँ पे समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n अब अंदर क्या लिखोगे अंदर आप ये चीज लिखोगे क्या सर QI शाबाश बाई RI नॉट मैग्नीट्यूड का क्यूब लेकिन यहां लिखोगे RI नॉट वेक्टर लिखोगे ना बताया था यहां अगर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर वेक्टर तो मैग्नीट्यूड का क्यूब और भी आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो जिस तरह मैंने यहां पे लिखा ठीक है आएगा करना कंफ्यूजन क्लियर अच्छे से समझ आया इसको करो बंद सेव गाइस ना बंद